बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। BSCS के लिए इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस आपका आज का लेक्चर है इंटरमीडिएट SQL, जिसमें हम ज्वाइन एक्सप्रेशन, व्यूज, ट्रांजैक्शन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, SQL डेटा टाइप्स एंड स्कीमास एंड ऑथराइजेशन इसको स्टडी करेंगे। ज्वाइंड रिलेशंस। Joint operations take two relations and return as a result another relation. लास्ट टाइम जब हमने SQL पढ़ी तो उसमें हमने देखा कि किस तरीके से दो टेबल्स को हम जो सा वो ज्वाइन कर लेते हैं किसी एक की बेस के ऊपर। आमतौर से प्राइमरी की बेस के ऊपर हम टू टेबल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। A joint operation is a Cartesian product which requires that tuples in the two relations match under some condition. It also specifies the attributes that are present in the result of the join. The join operations are typically used as sub-query expression in the form class. तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब आपने इनको ज्वाइन करना है, फॉर एग्जांपल टेबल्स को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों टेबल्स का रिजल्ट आपके पास मिलकर आएगा। ज्वाइन ऑपरेशंस की एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक टेबल है कोर्स का और एक टेबल आपके पास है प्री रिक्विजिट, यानी कोर्स करने से पहले आपके कोर्स से कौन कौन से कोर्सेज जो से वो कंप्लीट होने चाहिए। ऑब्जर्व दैट प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग फॉर CS 315। अब अगर आप CS 315 को देखें, रोबोटिक्स को, और डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस 3 क्रेडिट आवर का ये सब्जेक्ट है, और इसका 315 के लिए जो प्री रिक्विजिट है वो यहाँ पे मौजूद है कि इस कोर्स ये कंप्लीट करने के लिए, जिसमें जेनेटिक्स, गेम डिज़ाइन और रोबोटिक्स अगर आपने स्टडी करना तो आपके जो कोर्स ID 315 है इसके ये कोर्सेस इसमें होने चाहिए। तो यहाँ 315 के लिए प्री रिक्विजिट कोई नहीं है, देखें मिसिंग है। बायो 301 के लिए मौजूद है, CS 190 के लिए मौजूद है, लेकिन CS 347 के लिए मौजूद है। लेकिन अगर आप 315 का देखें तो इसका प्री रिक्विजिट कोई कोर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। एंड कोर्स इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग फॉर CS 437, और CS अगर आप देखें 347 ये था, ये 437 नहीं है। अब ये इसकी इन्फॉर्मेशन जो सी वो मिसिंग है, क्योंकि ये यहाँ पे इसका कौन सा कोर्स है वो भी मेंशन नहीं है। आउटर ज्वाइन, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम यूज करते हैं आउटर ज्वाइंस, जहाँ पे आपके पास एक साइड पे इंफॉर्मेशन मौजूद हो लेकिन दूसरे टेबल में वो इंफॉर्मेशन मौजूद ना हो, तो हम आउटर ज्वाइंस यूज करेंगे। An extension of the join operation that avoid loss of information. Computes the join and then adds tuples from one relation that does not match tuples in the other relation to the result of the join. Uses null values, और ये null values को यूज करेगा। जैसे अब इसके पास आपके पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन, यानी आउटर ज्वाइन की एक टाइप है फिर लेफ्ट आउटर ज्वाइन। जैसे आपके पास कोर्स नेचुरल लेफ्ट आउटर ज्वाइन प्री रिक्विजिट आपके पास मौजूद है कि आपके पास जो CS 315 रोबोटिक्स है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का 3 क्रेडिट आवर का ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसका प्री रिक्विजिट नल है, यहाँ पे नल है, तो आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो सी वो आपको अवेलेबल हो। अदरवाइज जब आप दो टेबल से डेटा लेंगे और एक में मौजूद नहीं है तो आप उनको ज्वाइन नहीं कर सकते। इसी तरह राइट आउटर ज्वाइन आपके पास होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें कि CS 347 के अगेंस्ट टाइटल भी नल है, मौजूद नहीं है, डिपार्टमेंट भी मौजूद नहीं है, और क्रेडिट आवर भी मौजूद नहीं है, तो ये आपका राइट आउटर ज्वाइन होगा। यानी अगर आपके पास लेफ्ट टेबल में डेटा मौजूद है और राइट में मौजूद नहीं है तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएंगे, और अगर आपके पास लेफ्ट टेबल में डेटा मौजूद नहीं है और राइट में मौजूद है तो फिर आप राइट आउटर ज्वाइन लगाएंगे। Join operation take two relations and return as a result another relation. These additional operations are typically used as sub-query operations, expressions in the form class, and join conditions define which tuple in the two relations match and what attributes are present in the
प्रेजेंट इन द रिजल्ट ऑफ द ज्वाइन। एंड सेम लाइक ज्वाइन टाइप्स क्या है, डिफाइंस how tuples in each relation that do not match any tuple in the other relation based on the join condition are treated। तो ज्वाइन टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। और ज्वाइन कंडीशन कौन सी है, नेचुरल है, ऑन प्रेडिकेट्स यूजिंग कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम एन। ए फॉर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और कॉलम एक ही चीज़ है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। फुल ऑर्डर ज्वाइन, जैसे अब यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास प्री रेक्विजिट का कॉलम भी मिसिंग है और आपके पास कोर्स का कॉलम भी मिसिंग है, तो जब दोनों साइड पे इंफॉर्मेशन मिसिंग हो तो फिर आप फुल ऑर्डर ज्वाइन जो सा वो यूज़ करेंगे। ज्वाइन रिलेशंस एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोर्स आपके पास इनर ज्वाइन प्री रेक्विजिट ऑन कोर्स डॉट कोर्स आईडी इज इक्वल टू प्री रेक्विजिट डॉट कोर्स आईडी। तो इनर ज्वाइन ये कीवर्ड है जो आपने एसक्यूएल में यूज़ करना है। आपने कहना है कोर्स इनर ज्वाइन प्री रेक्विजिट ऑन, बता देना किस के ऊपर आपने इनर ज्वाइन लगाना है, कोर्स डॉट कोर्स आईडी, यानी कोर्स टेबल का ये कोर्स आईडी एंड प्री रेक्विजिट का कोर्स आईडी। और ये आपके पास प्री रेक्विजिट टेबल है, उसका कोर्स आईडी, दोनों को आपने इकट्ठा करके इनर ज्वाइन लगा दिया। ज्वाइन रिलेशन की एक और एग्जांपल दे, कोर्स नेचुरल राइट आउटर ज्वाइन प्री रेक्विजिट आपके पास मौजूद है। जब दोनों साइड पे ये देखें, ये राइट आउटर ज्वाइन है, राइट टेबल में आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है और लेफ्ट में आपके पास मौजूद है। व्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करें। बाद दफ़ा ये होता है कि हमारे पास जो टेबल्स में डेटा पड़ा है वो नंबर 1 तो बहुत सारे एट्रीब्यूट, बहुत सारे कॉलम्स हैं, हम नहीं चाहते कि वो सारे कॉलम जो उनसे वो यूज़र देखे। और फिर ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल हम एक ही टेबल को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। टेबल मीन रिलेशन को, रिलेशन और टेबल एक ही बात है। हम एक टेबल को जब डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना चाहें तो फिर हम क्रिएट कर लेते हैं व्यूज़, और ये सिलेक्शन ऑपरेशन के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। जैसे कमरे में विंडो लगी होती है तो आप रिस्ट्रिक्टेड व्यू दे देते हैं, कभी आप पर्दा आगे कर लेते हैं, कभी आप जो सा ग्लास वो आगे कर देते हैं, कभी आप गेज या जाली आगे कर देते हैं और काम चलाते हैं। In some cases, it is not desirable for all users to see entire logical model, that is, all the actual relations stored in the database. Consider a person who need to know an instructor's name and department but not the salary. This person should see a relation described in SQL by select ID, name, depth name from instructor. तो पॉइंट आप समझ गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक टेबल है M, और इसमें जो कॉलम्स हैं, इसमें कॉलम है सैलरी का, नेम का, इसके अलावा सैलरी का कॉलम है, फ़ोन नंबर है और एड्रेस है। तो आप कहते हैं कि जो स्टूडेंट है उसको सैलरी बताने की क्या ज़रूरत है कि इंस्ट्रक्टर या एम्प्लॉई सैलरी कितनी ले रहा है। तो आप उसको सिर्फ नेम, फ़ोन नंबर ये देना चाहते हैं, एड्रेस भी नहीं देना चाहते कि वो गाड़ी ना पहुंच जाए। तो आप करेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा फ़ोन नंबर फ्रॉम, टेबल का नाम बताना है, फ्रॉम M। अब इसकी मदद से जो डेटा सेलेक्ट होगा, इसको अगर आप व्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो आप स्टार्ट में लगा दें क्रिएट व्यू, फॉर एग्जांपल X1 उसका नाम रख लें, या अगर आप चाहें तो V1 उसका नाम रख लें, व्यू 1 एज, और साथ में ये सारी क्यूरी दे दें, यानी सिलेक्ट नेम फ़ोन नंबर फ्रॉम M। और अगर आप इसका व्यू बनाना चाहें तो आप कहें क्रिएट व्यू V1 एज सिलेक्ट नेम फ़ोन नंबर फ्रॉम M, यानी एज के बाद आपने ये सारा लिख देना है, सिलेक्ट नेम
फ़ोन नंबर फ्रॉम एम। अब ये आपका व्यू बन गया, नाम क्या है उसका, V1। और इस तरीके से आपने रिस्ट्रिक्टेड जो सा वो डेटा यूज़र को दिखा दिया। अब यूज़र जब इस टेबल को देखेगा, ये व्यू टेबल की तरह बिहेव करेगा। जब इस टेबल को देखेगा तो इसमें सैलरी और एड्रेस मौजूद नहीं है, और यही हम चाहते थे कि यूज़र सारे का सारा डेटा जो सा वो ना देखे। तो व्यू एक ऐसा मैकेनिज्म आपको देता है जिसकी मदद से आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सर्टेन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स को तो देखे और कुछ एट्रीब्यूट्स उसको नज़र ना आए। व्यू डेफिनेशन आपने कैसे करनी है, क्रिएट व्यू वी, नाम उसका है एज, और यहाँ आपने क्यूरी पास कर देनी है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने काम क्या करना है व्यू क्रिएट करने के लिए। और टू क्रिएट व्यू आपने कहना है क्रिएट व्यू, नाम उसका रख देना जैसे V1 मैंने फॉर एग्जांपल इसका नाम रख दिया, एज सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल का नाम बता देना जैसे T1 टेबल 1, और ये आपका व्यू जो सा जो क्रिएट हो जाएगा। बहुत आसान है व्यू को क्रिएट करना। उसके बाद ये टेबल की तरह बिहेव करेगा और आप इसके ऊपर जितनी चाहें सिलेक्ट और ज्वाइंस कंडीशन जो सी वो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्यू क्रिएट हो रहा है, क्रिएट व्यू फैकल्टी एज सिलेक्ट आईडी नेम डेप्थ नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से सिलेक्ट नेम फ्रॉम फैकल्टी। अब आप इस फैकल्टी व्यू से आगे फिर सिलेक्ट की मदद से डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी पहले व्यू क्रिएट करके आपने डेटा रिस्ट्रिक्ट किया, फिर वो रिस्ट्रिक्टेड डेटा के ऊपर आपने SQL कमांड जो सी वो चला ली, और इसी तरीके से आपका व्यू जो सा वो कम्प्लेक्स हो सकता है। उसमें आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे सम इज़ एन एग्रीगेट फंक्शन विच एक्चुअली सम्स दी ऑल सैलरीज। जितनी सैलरीज उस टेबल में या रिलेशन में मौजूद हैं सबको सम कर देगा, ये एग्रीगेट फंक्शन है। और जहन में रखेंगे जब आपने कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है फिर आपको ग्रुप बाय यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट वाइज सम करे या एड्रेस वाइज सम करे या फॉर एग्जांपल किस बेस के ऊपर सम करे, एरिया वाइज सम करे। तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सम फंक्शन काम नहीं करेगा। किसी व्यू की बेस पे भी आप व्यू जो सा वो क्रिएट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि एक आपने एक व्यू क्रिएट किया, उसी व्यू की बेस पे आपने एक और व्यू जो सा वो क्रिएट कर लिया। तो ये बहुत आसान है, किसी टेबल की बेस पे आप व्यू क्रिएट करें, फिर उस व्यू की बेस पे एक और व्यू जो सा वो क्रिएट कर लें। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आप कहते हैं जी क्रिएट व्यू V1 एज सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम T1, यानी T1 से आपने डेटा सेलेक्ट करके, ये टेबल था आपका टेबल, और आपने व्यू बना लिया। अब आप फिर कहते हैं क्रिएट व्यू V2। अब दूसरा व्यू आप बनाने लगे हैं एज सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम V1। अब जो आपने सेलेक्ट किया अब ये व्यू है, यानी पहले आपने टेबल से व्यू बना लिया, फिर उस व्यू से एक और व्यू बना लिया V2, और फिर आप कमांड दे सकते हैं जितना चाहें ये आप क्रिएट करते जाएं। क्रिएट व्यू V3 एज सिलेक्ट एस्टेरिक, यानी सारा डेटा सेलेक्ट करो फ्रॉम V2, यानी V1 बनाया आपने टेबल की बेस पे, V2 आपने V1 की बेस पे बना लिया, और V3 आपने V2 की बेस पे बना लिया। तो इस तरीके से व्यू से व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक व्यू बनाया और आगे उसी व्यू से एक और व्यू जो सा वो आप
बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी व्यू ऑन द बेसिस ऑफ और सिलेक्शन डेटा फ्रॉम अनदर व्यू। व्यू एक्सप्रेशन, अब व्यू के ऊपर आप डिफरेंट जो वेयर क्लासेस और ज्वाइंस जो उनसे वो लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप टेबल यूज़ कर रहे हैं वैसे आप व्यू यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो व्यू है वो किसी टेबल से डेटा ले रहा है और जो व्यू है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। जैसे टेबल में डेटा आएगा व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया कि व्यू डिफाइंड यूजिंग अदर व्यूज, किसी व्यू की बेस पे आप व्यू जो सा वो बना सकते हैं। व्यू एक्सपेंशन, ये ऑटोमेटिक इनकी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे टेबल में डेटा आता जाएगा ये ऑटोमेटिकली जो व्यूज़ हैं इनका साइज जो सा वो ग्रो करता जाएगा। और इसके अलावा आप व्यूज़ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ताकि इसमें आप नए कॉलम्स नई रोज जो सी वो ले सकें। व्यू को आप अपडेट भी कर सकते हैं, सेम लाइक का टेबल आप व्यू को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कमांड देकर आप व्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास V1 एक व्यू है तो आप अपडेट कमांड दे सकते हैं, अपडेट व्यू, आपने बता दिया V1 सेट, यहाँ कॉलम नेम इज इक्वल टू कॉलम नेम, यानी ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, वो आप देके आप व्यू को अपडेट कर सकते हैं। ओल्ड वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, ये आप सेट कर सकते हैं, जैसे चाहे व्यू में आप अपडेशन कर सकते हैं। और ये जो आपने डेटा अपडेट करना व्यू में, ये एक्चुअली टेबल में जाके अपडेट होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। कुछ अपडेट्स हैं जो आपके काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने व्यू जो सा वो किसी व्यू की बेस पे बनाया और उसमें ज्वाइंस लगे हुए हैं और व्यू की बेस पे जो व्यू है वो आपके टेबल में डेटा जो सा वो इंसर्ट नहीं करेगा, उस सूरत में आपको एरर्स आएंगे। उसके लिए ये स्लाइड जो सी इसको आप गौर से देखें, मैंने नोट्स भी आपको सेंड किए, आप इसको स्टडी करें। इन सम नॉट एट ऑल क्रिएट व्यू, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर एज select static from instructor where depth name is equal to history। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें इंसर्ट करते हैं 25566 ब्राउन बायोलॉजी और साथ में सैलरी जो सी वो इंसर्ट करते हैं इनटू हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, तो क्या होगा? क्योंकि आपने तो देखिए यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया था और इंसर्ट आप कर रहे हैं बायोलॉजी, तो इस सूरत में एरर आएगा। क्योंकि जब आपने व्यू क्रिएट किया था हिस्ट्री की बेस पे और अपडेट कमांड में आपने बायोलॉजी इंसर्ट कर दिया, तो ये आपके लिए यानी खतरे की अलामत है। इसके अलावा मटेरियलाइज व्यू होते हैं। बात भाई ये होता है कि हम टेबल क्रिएट करते हैं और किसी व्यू से डेटा लेके उस टेबल में फेंक देते हैं, यानी टेबल ऑन द बेस ऑफ ए व्यू, दैट इज कॉल्ड अ मटेरियलाइज्ड व्यू। दोबारा सुनिए, टेबल on the base of a view is called a materialized view। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम ये है कि जो सिंपल व्यूज हैं वो डायनेमिक होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, लेकिन जो मटेरियलाइज्ड व्यू है इनको आप बार बार आपको अपडेट करना पड़ता है, बार बार अपडेट करना पड़ता है, वरना इनमें जो डेटा है वो पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है। ट्रांजैक्शंस क्या है? यूनिट ऑफ वर्क, atomic transaction either fully executed or called back as if it never occurred। तो एटॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? यूनिट ऑफ वर्क को हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। एटॉमिक ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? ईदर फुली एग्जीक्यूटेड और रोल्ड बैक एज इफ इट नेवर अकर्ड। यानी एटॉमिक ट्रांजैक्शन वो होगी जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन है कि या तो काम हो गया या जो हुआ था वो भी वापस हो गया और ऐसे लगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे एटॉमिक ट्रांजैक्शन। आइसोलेशन फ्रॉम कंकरेंट ट्रांजैक्शंस, और ट्रांजैक्शन बिगिन इम्प्लिसिटली, यानी ट्रांजैक्शंस को जो से है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और जब ये एंड करनी हो तो हमें कमिट स्टेटमेंट जारी करनी पड़ती है।
और अगर आप कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूँ ये मुझे नहीं चाहिए, जो थोड़ा बहुत मैंने काम कर लिया वो भी वापस हो जाए, तो आप रोल बैक करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में आप अनडू करते हैं, इसी तरह डेटाबेस में आप रोल बैक करते हैं। रोल बैक मीन अनडू। बाय डिफॉल्ट ऑन मोस्ट डेटाबेसेस ईच एसक्यूएल स्टेटमेंट कमिट्स ऑटोमेटिकली। तो एसक्यूएल जो से ऑटोमेटिकली कमिट हो जाती है, यानी परमानेंटली चेंजेस सेव हो जाती हैं। अदरवाइज आप फिर कमिट स्टेटमेंट की मदद से डेटाबेसेस में डेटा जो सब वो कमिट कर सकते हैं। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स से डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कॉलम के ऊपर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट हो सकता है, एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट हो सकता है, इसके अलावा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट हो सकता है। तो अगर कॉलम के ऊपर है तो उसको हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट ऑन ए सिंगल एट्रीब्यूट, अगर वो आपका एंटिटी के ऊपर है तो एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट कहलाएगा, और अगर वो किसी रेफरेंस्ड टेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट कहलाएगा। नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक और चेक। वेयर पी इज अ प्रेडिकेट, यानी पी चेक वेयर क्लास आप यहाँ लगाएंगे। तो नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक और चेक ये आपके पास सिंगल रिलेशन के ऊपर लगने वाले इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। नॉट नल यानी खाली ना हो, प्राइमरी की यानी यूनिक भी हो और खाली भी ना हो। तो अगर यूनिक यानी फर्स्ट और थर्ड ये दोनों मिले तो प्राइमरी की बन जाती है। यानी अगर आप प्राइमरी की लगाएंगे तो नंबर 1 नॉट नल और नंबर 3 यूनिक ये ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। इस वाले कंस्ट्रेंट में यानी प्राइमरी की इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट में नॉट नल और यूनिक दोनों खूबियाँ होती हैं। और अगर आपको एक एक खूबी चाहिए, नॉट नल चाहिए तो वो सेपरेटली लगा लें, यूनिक चाहिए तो यूनिक सेपरेटली लगा लें। अगर दोनों आपने इकट्ठे लगाने हैं, नॉट नल एंड यूनिक, तो उसकी बजाय प्राइमरी की आप लगा दें। और चेक, ये चेक करता है कि सर्टन कंडीशन जो सी वो मीट करती है या नहीं। जैसे नॉट नल की आप एग्जांपल लें, आप कहते हैं जी डिक्लेयर नेम एंड बजट टू बी नॉट नल। नेम वारचार 20 नॉट नल के नेम हो, नेम एट्रीब्यूट जो नेम कॉलम है उसमें नेम खाली ना हो। इसी तरह बजट न्यूमेरिक हो और लाजमी कुछ ना कुछ वहाँ पे टाइप हो। यूनिक मीन के डुप्लीकेट ना हो, जैसे एट्रीब्यूट 1 2 3 4 ये सारे यूनिक हो। यानी मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कोई नेम डुप्लीकेट ना हो, रिपीट ना हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर मेरे पास एक टेबल है और उसमें मैं डेटा जो सा वो फीड कर रहा हूँ, तो इसका जो C1 है कॉलम 1 ये मैंने यहाँ पे मैं खाली छोड़ के तो यहाँ डेटा फीड कर देता हूँ। तो ये जब मैंने खाली छोड़ना है ना तो इसे हम कहेंगे नल। और अगर आप कहते हैं खाली ना हो तो फिर आप यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दें कि ये खाली ना हो। और मिसाल के तौर पे यहाँ डेटा ए है, यहाँ पे डेटा ए है, अब ये डुप्लीकेट हो रहा है, ये नॉट नल तो नहीं है लेकिन ये यूनिक भी नहीं है। तो फिर इसको अगर आपने यूनिक करना हो तो आप इसके लिए यूनिक कंस्ट्रेंट जो सा वो लगा दें, यूनिक कंस्ट्रेंट। तो अगर दोनों को मिलाएंगे तो वो बन जाएगी फिर प्राइमरी की, जिसे हम कहेंगे पीके या प्राइमरी की। प्राइमरी की नॉट नल भी होती है और यूनिक भी होती है, इसमें दोनों एट्रीब्यूट्स मौजूद होते हैं। चेक, ये किसी कॉलम को चेक करता है, सर्टन वैल्यू अगर मौजूद होगी तो फिर ही ये काम करेगा, अदरवाइज आपसे डेटा नहीं लेगा। जैसे हम कहते हैं एक टेबल क्रिएट किया और यहाँ हम कहते हैं चेक सेमेस्टर इन फॉल विंटर स्प्रिंग समर। तो ये वाला जो आपने सेमेस्टर का है ना वारचार 6, इसमें अगर फॉल विंटर समर और स्प्रिंग इसके अलावा कुछ फीड होगा तो ये इंसर्ट नहीं होगा, ये टेबल वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया। तो चेक कंस्ट्रेंट एक्चुअली क्या काम करता है कि ये सर्टन वैल्यूज़ को कबूल करता है, उसके अलावा डेटा जो सा वो नहीं लेता। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आपके पास दो कॉलम्स हैं और फॉर एग्जांपल एक आपके पास पेरेंट कॉलम है और एक आपके पास चाइल्ड कॉलम है और टेबल है, सॉरी पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल, इसमें कुछ कॉलम्स हैं A B C और D और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स या कॉलम है A B C और D। तो इसको आपने फॉर एग्जांपल प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया
इस वाले को आपने कॉलम को कह दिया कि ये प्राइमरी की है, पीके प्राइमरी की, और इस को आपने कह दिया ये रेफरेंस की है, रेफरेंस की, और ये एक्चुअली रेफरेंस की किसी प्राइमरी की को कॉल करेगी। तो रेफरेंस की वो की होती है जो किसी चाइल्ड टेबल में मौजूद होती है और वो पेरेंट टेबल के किसी कॉलम प्राइमरी कॉलम को रेफर कर रही होती है। यानी रेफरेंस की जो सी है ये चाइल्ड टेबल में मौजूद होगी और ये पेरेंट टेबल के किसी प्राइमरी की कॉलम को रेफर कर रही होगी। तो इसके लिए अगर यहाँ पे डेटा मौजूद होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मौजूद है, 20 भी मौजूद है, 30 भी मौजूद है, तो यहाँ पे चाइल्ड टेबल में 10, 20 और 30 सिर्फ यही आएगा। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 लिखने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं आएगा क्योंकि ये 50 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसको हम कहेंगे रेफरेंशियल, रेफरेंस से लिया गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसको वीडियो को रिवर्स करके ये 2-3 दफ़ा देखें जो मैंने अभी कंसेप्ट आपको पढ़ाया। वीडियोस का आपको बेनिफिट यही है कि जितनी बार आपका दिल करे, जैसे आपका मूड है, ज़ाहिर है अफसर लोग हैं आप, तो उसके मुताबिक आप इसको रिवर्स कर करके देखें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोगों ने ये मेरी वीडियोस देखनी है या नहीं। कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, लेकिन एंड पे पछताएंगे जब एग्ज़ाम होंगे और इनको कुछ पता नहीं होगा, फिर वहाँ पे गप्पे लगा के आएंगे और फेल होंगे। कैस्केडिंग एक्शन इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दी है कि आप फॉरेन की डिक्लेयर कर देते हैं चाइल्ड टेबल में और मास्टर टेबल में प्राइमरी की होती है, दोनों को आप आपस में जोड़ देते हैं। इंडेक्स डी कंस्ट्रेंट वायलेटिंग ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, बाद दफा ये होता है कि जैसे मैंने अभी मिसाल भी दी कि प्राइमरी कॉलम में, प्राइमरी टेबल में डेटा मौजूद नहीं होता और चाइल्ड टेबल में आप डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हुआ ट्रांजैक्शन के दौरान। तो अगर आपने चाइल्ड टेबल में डेटा भेजना है तो उससे पहले आपके पास पेरेंट टेबल में डेटा मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आप चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज आपके रिकॉर्ड जो से वो इंसर्ट नहीं होंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो सी वो आपको फेस करनी पड़ेगी। कम्प्लेक्स चेक क्लासेस भी है इसके अलावा, यानी चेक के दौरान ही आप सेलेक्ट सब क्यूरीज जो सी वो लगा सकते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत आपको एडवांस लेवल पे आएगी। अभी आप सिर्फ ये समझें कि चेक इज़ द कंस्ट्रेंट दैट इज़ यूज्ड टू चेक वेदर दी वैल्यूज आर अलाउड आर नॉट। बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो एसक्यूएल में है इनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डेट डेटा टाइप है, टाइम डेटा टाइप है, टाइम स्टैम्प है। ये सिर्फ डेट है, ये सिर्फ टाइम है। टाइम स्टैम्प में टाइम स्टैम्प कंप्लीट होती है डेट के साथ। इसके अलावा इंटरवल हमारे पास डेटा टाइप है, 1 डे का इंटरवल आप सेट कर सकते हैं। ये इंटरवल आपने खुद सेट करना होता है, पीरियड ऑफ टाइम, कि ये किस तरीके से आपने सेट करना है। और आमतौर से डेटाबेसेस में जो डेट्स यूज़ होती हैं कैलकुलेशन के लिए वो जूलियन डेट होती है। जूलियन, गूगल सर्च करें या यूट्यूब पे देखें व्हाट इज़ द जूलियन डेट। इंडेक्स क्रिएशन, ये बार बार मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब टेबल्स में डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे फिर आप जो टेबल्स हैं उनके ऊपर इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि उनकी मदद से स्पीड जो सी वो बेहतर हो। इंडेक्सेस सर्चिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिएट इंडेक्स स्टूडेंट इंडेक्स ऑन स्टूडेंट टेबल, कॉलम उसका क्या आईडी, यानी आपने क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट कमांड देनी है। ये वही कमांड है जिसकी वजह से आपने टेबल या व्यू क्रिएट किया। क्रिएट इंडेक्स, क्योंकि आप इंडेक्स क्रिएट करने लगे हैं। इंडेक्स का नाम है स्टूडेंट आईडी इंडेक्स, ये आपने उसका नाम रख दिया। ऑन साथ में टेबल बताया और ब्रैकेट में बता दिया कि उसका कौन सा एट्रीब्यूट जिसके ऊपर ये इंडेक्स बनाना है। यूजर डिफाइंड टाइप्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस में ये फैसिलिटी आपके पास मौजूद है। तो आप क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डेप्थ नेम वारचार 20, बिल्डिंग वारचार 15, बजट डॉलर्स, ये आप देखें आपने एक अपनी डेटा टाइप जो सी वो यहाँ पे दे दी डॉलर्स।
तो ये यहाँ ऐसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट टाइप डॉलर्स एज न्यूमेरिक 12,2 और फाइनल, इसको आपने सेव किया, यानी ये खुद आपने अपनी डेटा टाइप बनाई। अब जब यहाँ आपने कहना ना बजट डॉलर्स, तो ये ऑटोमेटिकली 12,2 न्यूमेरिक टाइप इसकी होनी है। तो ये डिफरेंट नहीं है, कोई ऐसा इसमें बाहर नहीं है। क्रिएट डोमेन आप कर सकते हैं, क्रिएट डोमेन डिग्री लेवल वारचार 10, जैसे कंस्ट्रेंट, डिग्री लेवल, टेस्ट, ये एडवांस लेवल्स हैं। इनको आप देखेंगे कि किस तरीके से हम जो सा वो टाइप और डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप टेबल क्रिएट करते हैं वैसे आप डोमेन करें। क्रिएट डोमेन पर्सन नेम वारचार 20 नॉट नल, कि पर्सन नेम, अब ये पर्सन नेम जिसको आप असाइन कर देंगे ना, जैसे आपने यहाँ पे डिग्री नेम, डिग्री लेवल, टेस्ट बना दिया, पर्सन नेम डोमेन जिसको आप असाइन कर देंगे उसकी टाइप करैक्टर होगी और विड्थ तो उसकी होगी 20, और वो नॉट नल होगा, हमेशा वो रहेगा नॉट नल। लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप सब बात दफ़ा ये होता है कि आपको वीडियो क्लिप्स स्टोर करने पड़ते हैं डेटाबेस में, या मिसाल के तौर पे आपको फिंगरप्रिंट्स स्टोर करने पड़ते हैं, या आपको पिक्चर स्टोर करनी पड़ती हैं। तो फिर सिंपल जो टेक्स्ट डेटा टाइप है या डेट डेटा टाइप है जो पीछे हमने डिस्कस की है ये वाली, ये फिर वहाँ पे सफिशेंट नहीं होती। तो फिर आपको बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स या फिर आपको करैक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप्स क्रिएट करनी पड़ती है, फोटोज़, वीडियोज़, कैड फाइल्स एक्सेट्रा के लिए, ताकि उनको आप डेटाबेसेस में स्टोर कर सकें। ऑथराइजेशन, अब देखिए जब आपने डेटाबेस क्रिएट कर ली, टेबल्स आपने बना लिए, तो अब आप नहीं चाहते कि हर बंदा टेबल्स को जो सा वो ख़राब करे, उसमें डेटा आपका डिलीट करे। तो फिर आप ऑथराइजेशन जो सी है उसको सेट करते हैं। रीड ऑथराइजेशन कौन रीड कर सके, इंसर्ट ऑथराइजेशन कौन न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सके, अपडेट ऑथराइजेशन कौन डेटा को मॉडिफाई कर सके, और इसी तरीके से डिलीट ऑथराइजेशन कि कौन आपके डेटा को डिलीट कर सके। और मॉडिफाई व्यू पॉइंट से सर्चिंग के इंडेक्सेस हैं, आपके पास रिसोर्सेस हैं, इसके अलावा अल्ट्रेशन है और ड्रॉप टेबल्स है। ये DDL कमांड्स के अगेंस्ट सारी है, और ये DML की जो ऑथराइजेशन है, ये DDL डेटा डेफिनेशन की ऑथराइजेशन है। ऑथराइजेशन स्पेसिफिकेशन इन SQL, तो ग्रांट कमांड की मदद से आप ऑथराइज करते हैं जो भी आपने ऑथराइज करना है। ग्रांट स्टेटमेंट इज यूज टू कॉन्फर ऑथराइजेशन, जैसे अब ग्रांट और साथ में आप बता देंगे कि क्या किस चीज़ के ऊपर आपने ग्रांट देनी है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ग्रांट सिलेक्ट ऑन T1 टू यूज़र 1, यानी जो यूज़र 1 है उसको टेबल 1 के ऊपर सिलेक्ट की इजाज़त दे रहे हैं आप, सिलेक्ट की आप इजाज़त दे रहे हैं। ग्रांट सिलेक्ट ऑन टेबल, ये टेबल है और ये यूज़र है, और ये वाला ऑपरेशन है, यानी ग्रांट कर रहे हैं ऑपरेशन, सिलेक्ट ऑपरेशन ऑन टेबल के ऊपर टू यूज़र। तो आपने सिंपल क्या काम किया, आपने कहा कि ग्रांट करो साथ में ऑपरेशन, जैसे आप कहते हैं ग्रांट, अगर आपने अपडेट ऑपरेशन अलाउ करना, ग्रांट अपडेट ऑन जो उनसा टेबल है जिसकी अपडेट की आपने ग्रांट देनी है, अलाउ करना आपने ग्रांट अपडेट ऑन टेबल टू यूज़र बता देना आपने, जैसे उमर। अब उमर को आपने टेबल 2 के ऊपर अपडेट की इजाज़त दे दी। तो इस तरीके से ग्रांट कमांड जो सी वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ग्रांट यूज़र U1 U2 एंड U3 सिलेक्ट ऑथराइजेशन ऑन द इंस्ट्रक्टर रिलेशन, तो आप कहेंगे ग्रांट सिलेक्ट ऑन इंस्ट्रक्टर 2, ये 3 टेबल्स की आपने उसको, और 3 यूज़र्स को आपने जो एक्सेस दे दी इंस्ट्रक्टर टेबल की कि वो उसमें से डेटा देख सकते हैं। ग्रांट सिलेक्ट मीन सिर्फ डेटा देखना, ऑन इंस्ट्रक्टर टेबल है, 3 यूज़र, यूज़र 1 यूज़र 2 यूज़र 3, ये कोई भी हो सकते हैं।
इसी तरीके से आप स्लाइड की जगह पे इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट लिख सकते हैं, ग्रांट इंसर्ट, ग्रांट अपडेट, ग्रांट डिलीट। और अगर आप सारी की सारी ग्रांट्स देना चाहते हैं तो आप कहें ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, कि ये बंदा जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है या कंपनी का ओनर है कि वो सारा काम कर सकता है, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस। रिवोकिंग, अब जब आपने ग्रांट कर दी तो ग्रांट की जगह आप रिवोक कर देंगे, बाकी सारा सिंटैक्स आपका वही रहेगा। और यहाँ पे टू लगाया था आपने, टू यूज़र, यहाँ पे आप कर देंगे फ्रॉम यूज़र। तो बड़ा सिंपल सिंटैक्स है कि पहले आपने ग्रांट दे दी, ग्रांट देने के लिए आपने किया ग्रांट सेलेक्ट ऑन P1 टू यूज़र 1, यानी सेलेक्ट के यूज़र 1 को आपने टेबल 1 के ऊपर सिलेक्शन यानी देखने की इजाज़त दी। तो अगर आप ये ग्रांट उससे वापस लेना चाहते हैं किसी वजह से, तो आप ग्रांट की जगह पे रिवोक कर दें, रिवोक सिलेक्ट ऑन T1, यहाँ तक वही रहा, यानी सिलेक्ट भी वही रहा, ऑन भी वही रहा, टेबल भी वही रहा, ग्रांट की जगह रिवोक कर दिया। पहले टू किया था, अब फ्रॉम कर दें, फ्रॉम U1, यानी U1 से ये वाली जो इजाज़त है ये वापस ले लो, रिवोक कर लो उससे ये सहूलत। तो पहले आपने ग्रांट किया था, अब आपने रिवोक कमांड की मदद से उसको रिवोक कर लिया। फिर आप रोल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी ग्रांट्स को मिलाकर आप रोल जो सा वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि क्रिएट रोल डीन, ग्रांट इंस्ट्रक्शन टू डीन, ग्रांट डीन टू सतोशी, यानी आपने एक रोल डीन नाम का क्रिएट किया है और उसमें दो कमांड्स आपने इकट्ठी कर दी, जैसे बैच फाइल आप बना देते हैं, इस तरीके से रोल क्रिएट कर सकते हैं। और अब आपने वो जो इंस्ट्रक्टर था ना, वो डीन रोल उसको असाइन कर दिया, यानी बजाय इसके कि आप बहुत सारी कमांड्स मिला के तो वो एक यूज़र को देते कि उसको ये भी सहूलत है, ये भी, ये भी, ये भी, वो सारी सहूलियात आपने इकट्ठी कर ली और उसका बना दिया एक रोल। और अब वो रोल आगे आपने जो सा वो असाइन कर दिया। व्यूज़ के ऊपर आप ऑथोराइज कर सकते हैं, जिस तरीके से टेबल के ऊपर ग्रांट आप कर सकते हैं, आप व्यूज़ के साथ सेम तरीके से जो सा वो ग्रांट्स और रिवोक कर सकते हैं। ग्रांट सेलेक्ट ऑन जियो इंस्ट्रक्टर टू जियो स्टाफ, यानी यहाँ आपने क्रिएट व्यू किया जियो इंस्ट्रक्टर। तो जिस तरीके से टेबल के ऊपर आप ग्रांट दे सकते हैं, सेम लाइक आप व्यू के ऊपर भी ग्रांट दे सकते हैं। और यहाँ बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये व्यू है या टेबल है, DBMS को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप टेबल के ऊपर ग्रांट दे रहे हैं या व्यू के ऊपर ग्रांट दे रहे हैं। अदर ऑथराइजेशन में रेफरेंसेस प्रिविलेजेस होती हैं, ग्रांट सेलेक्ट रिवोक, ये दोनों कमांड्स मैंने आपको बता दी कि ग्रांट की मदद से आप ऑथोराइज करते हैं, रिवोक से आप ऑथोराइजेशन एक्सेस वापस लेते हैं। इस तरह ये लेक्चर आपका कंक्लूड होता है। इसको 2-3 दफ़ा देखें, थोड़ा टफ है मटेरियल, लेकिन ज़ाहिर है आप माशाल्लाह इंजीनियर बन रहे हैं तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।